हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो आज मैं आपको करवाने वाला हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी हिस्ट्री के मैं आपके सामने 250 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सभी हिस्ट्री के जो एग्जाम में अभी तक आपसे पूछे गए हैं, 2024 में पूछे गए हैं, 2023 में पूछे गए, जो भी एग्जाम हुए, रेलवे की हुई है या एसएससी की हुई है, ठीक है, आरपीएफ की, एसआई की एग्जाम हुई है, उसमें भी कई एग्जाम है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो वो क्वेश्चन सभी आपके सामने लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब 2025 में जिनकी एग्जाम है वो जरूर इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो देख लेते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू में आपके सामने सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो रहो कमेंट बॉक्स में आप जरूर करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने। इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये किसने लिखी थी। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के हो जाएंगे आपके सामने सी हो जाएंगे, यानी मैग्नेस्नीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, इसको भी देखना है लेकिन आपको फिर भी, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, महाभारत का लेखक कौन है? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, यानी महाभारत का लेखक कौन है? तो महाभारत के हो जाएंगे आपके वेद व्यास हो जाएंगे, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे सामने सी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखिए, राज तरंगिणी लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? ग्रहण इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन 250 है तो स्पीड में चलना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, सबसे पुराना और महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? यानी पुराना होना चाहिए और महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो आप सभी जानते हैं कि पुराना कौन सा होगा, तो ऋग्वेद सबसे पुराना हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे पांचवा क्वेश्चन देखिए, इतिहास जिसे लिखा था वह इतिहास है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, GR एलेंटिन। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं आपके सामने, वर्तमान में अतीत कालन ज्ञान का अध्ययन, ये परिभाषा किसने दी थी? इन्हें इतिहास के वर्तमान में अतीत कालन है, कालीन की जो ज्ञान का अध्ययन है, इसमें ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसकी है? तो ये हो जाएगी आपकी लॉर्ड एक्टन की। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में प्रमुख अंत अंत्येष्टि प्रथा थी, यानी हड़प्पा में प्रमुख की अंत्येष्टि जो प्रथा थी ये कौन सी थी? तो ये हो जाएगी मृतकों का पात्रों के साथ शरीर का विस्तारित। इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि मृतकों का पात्रों के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। ठीक है, इसका राइट आंसर आपके सामने सी हो जाएगा। हड़प्पा में प्रमुख की एक प्रथा थी एक प्रकार की। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ये सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो लोग थे उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि हो जाएगा। ठीक है, कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी, नगर योजनाएं और वास्तुकला से थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगी? नगर योजनाएं और वास्तुकला से हो जाएगी। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़ जाति के लोग थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सिंधु से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा द्रविड़ जाति के लोग थे और कृषि से संबंधित थे, ये से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए आगे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन हड़प्पा में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता। आपको ध्यान रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखते हैं 12वां क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के निवास से किस देवता की पूजा करते थे? यानी सिंधु घाटी के जो निवासी थे वो किस देवता की पूजा करते थे? इनका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा शिव की पूजा करते थे। ठीक है, किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा करते थे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो शिव इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, इसके बारे में देख लेते हैं।
किसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मुर्दों का टीला, यानी मृतकों का टीला इसे भी कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर आपके सामने 3 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम फिर देख लेते हैं आपके सामने हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम सूचना कब मिली थी। तो हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जो सूचना थी कब मिली थी, वो मिली थी आपकी 1921 में। ठीक है, 1921 आपको ध्यान रखना था। 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी सबसे पहले, वो दयाराम सयानी ने की थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस पशु का था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था, तो हो जाएगा आपके सामने बेल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्नान गृह कहाँ प्राप्त हुआ था। ये सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं इस बात को। फिर देखते हैं सिंधु घाटी के लोग किस धातु का अधिक उपयोग करते थे। सिंधु घाटी का जो लोग थे वो किस धातु का अधिक उपयोग करते थे, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने तांबा का। ठीक है, यानी सिंधु घाटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी के जो लोग थे किस धातु का अधिक उपयोग करते थे, तो तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, इसके बाद में आपके सामने देखते हैं 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा मिला है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा लोथल हो जाएगा, जो आपके गुजरात शहर में है ये। ठीक है, गुजरात राज्य में। ठीक है, और धोलावरी आपके गुजरात में। लेकिन आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर कौन सा मिला था, तो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं वेद कितने थे, तो वेद आप सभी जानते हैं 4 होता ही है। फिर देखते हैं इंडिका की रचना किसने की थी, तो मैंने आपको शुरू में बताया था इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपके सामने है। ठीक है, फिर देखिए अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचयिता कौन थे, तो अर्थशास्त्र का आप सभी जानते होंगे कौन हो जाएंगे, कौटिल्य हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए महाकाव्य, तो महाकाव्य आप सभी जानते हैं कि रामायण और महाभारत को राम महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, रामायण और महाभारत। ठीक है, इस बात का आपको पता होना चाहिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन भी। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि महाभारत और महाभारत का रचयिता कौन थे, तो अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने व्यास व्यास हो जाएगा, ये भी आपको मैंने पीछे बता दिया। ठीक है, पुराणों की कुल कितनी संख्या बताई गई, अच्छा क्वेश्चन है, पुराणों की कुल कितनी संख्या बताई गई है, ये क्वेश्चन आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो पुराणों की आपके सामने क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। पुराणों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि पुराणों की जो कुल संख्या हो जाएगी आपके सामने 18 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, फिर देखिए कौटिल्य, कौटिल्य के अर्थ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के मुख्य रूप से किसका वर्णन है, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन है, तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा राज व्यवस्था का। ठीक है, यानी कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है, तो वो किया गया है आपकी राज व्यवस्था की, इसका राज व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज व्यवस्था का आप सभी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का यानी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, आग का सबसे पहले जो प्रयोग करना शुरू कर दिया था वो कब किया गया था, कौन से काल में हुआ था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने प्राचीन पाषाण युग में किया गया था। ठीक है, यानी कि प्राचीन पाषाण युग में अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर दिया था मनुष्य ने। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का जो प्रयोग करना जो प्रारंभ किया गया था वो प्राचीन पाषाण युग में किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, कृषि के बारे में देख ले, कृषि का प्रारंभ कौन से युग में हुआ था, तो कृषि का आपका हुआ था नवीन पाषाण युग में। ठीक है, यानी कि नवीन पाषाण युग में आपका कृषि का शुरुआत हुई थी। ठीक है, और आग की आपकी प्राचीन में हुई थी। ठीक है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा क्योंकि अच्छा किस पॉइंट बनते हैं इनको पूछे जाते हैं एग्जाम में, पाषाण युग कौन से पाषाण युग में, कृषि का कौन से पाषाण युग में हुआ था, ठीक है, आग का कौन सी पाषाण युग में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन पाषाण युग में तो आग का मनुष्य ने हुआ था। ठीक है, और नवीन पाषाण काल में जो कृषि का प्रारंभ हुआ था, यानी आग का जो प्रारंभ हुआ था तो आपके पाषाण युग में हुआ था, और कृषि का प्रारंभ आपके नवीन पाषाण युग में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संगम में साहित्य की रचना की गई थी। संगम जो साहित्य की रचना की गई थी वो आपकी की गई थी, किसमें की गई थी, तमिल में की गई थी, ठीक है। यानी संगम साहित्य की रचना की गई थी वो आपके तमिल हो जाएगी, ठीक है। तमिल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? तो त्रिपिटक हो जाएगा आपका पाली भाषा में हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी? पाली भाषा। त्रिपिटक पाली भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, पहियों का आविष्कार कब किया गया था? तो पहियों का आविष्कार किया गया था आपके नवीन पाषाण युग में किया गया था, ठीक है। नवीन पाषाण युग में ही आपका पहिए का आविष्कार हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और कृषि का भी इसमें शुरुआत हुई थी, यानी कि पहिए का आविष्कार भी आपका नवीन पाषाण काल में हुआ था और कृषि की शुरुआत भी आपके नवीन पाषाण काल में हुई थी। लेकिन आग की आपका शुरुआत की गई थी प्राचीन पाषाण युग में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, उस काल में मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया था। किस काल में मानव ने, किस कौन सा ऐसा काल था जिसमें मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया गया था? तो वो भी आपका नवीन पाषाण काल हो जाएगा, क्योंकि सभी का राइट आंसर आपकी ज्यादातर नवीन पाषाण काल ही है, ठीक है। यानी नवीन पाषाण काल में आपका किस काल में मानव स्थिर जीवन व्यतीत किया गया था, वो भी आपका नवीन पाषाण काल में हो जाएगा। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, वो भी आपका नवीन पाषाण काल में हो जाएगा। कृषि प्रारंभ कब की गई थी, वो भी आपके नवीन पाषाण काल में हो जाएगी। लेकिन आग का आपका कब ध्यान रखना है, प्राचीन पाषाण का, ठीक है, प्राचीन पाषाण काल में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, जोरेव संस्कृति का केंद्र कहाँ है? तो ये आपके महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। कौन सी जगह हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। फिर देखिए, जाति प्रथा का विकास हुआ है। तो जाति जो प्रथा का जो विकास हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, यानी कि इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। जाति प्रथा का जो विकास हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आर्यों के वर्णीय व्यवस्था का आधार था, तो किसके अनुसार था? तो ये इच्छा, ईश्वरी इच्छा का पालन से था, ठीक है। इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके सामने ऑप्शन दे रखे, कार्य का विभाजन, जाति का विभाजन, और आपके सामने दे रखा है समाज, सामाजिक विभाजन पुराणों काल में, और ईश्वर इच्छाओं का पालन। तो इसमें आपके सामने दे रखा है आर्यों का वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो इसमें आपके सामने इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य का विभाजन, ठीक है। कार्यों का विभाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर देख लेते हैं, फिर देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन देखिए, एपुलिशियास का क्या कहा जाता है? तो ये वेदों को कहा जाता है, ठीक है, इसको छोड़िए, आगे देखते हैं। भाषा और समिति शास्त्राई थी, तो एक राजनीतिक थी, ठीक है, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, आर्थिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक सी, ठीक है। सभा और समिति की जो संस्थाएं थी वो क्या थी? राजनीतिक थी, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा था? सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीन हो जाएगा आपका मौर्य, ठीक है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो उपयोग सभी साधनों से मिलती है। तो उपयोग का मतलब मौर्य वंश की जानकारी आपको मिलेगी, इंडिका मिल जाएगी, अर्थशास्त्र मिल जाएगी, अशोक के शिलालेखों मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि मौर्य काल की जानकारी आपको इन जगह पे मिल सकती है, ठीक है। यानी इनके उपयोग सभी साधन है, ठीक है। फिर अशोक की राजधानी बताओ? तो अशोक की राजधानी आपकी हो जाएगी पाटलिपुत्र, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं, आपको सामने 40वां क्वेश्चन दे रखा है, भारत की यात्रा पर आने के बाद, भारत की यात्रा पर आने के बाद भारत के इतिहास का वर्णन करने वाले चीन यात्री का नाम बताओ? तो उनका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा, चीन यात्री का नाम। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फयान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फयान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम फिर देख लेते हैं आपके सामने, हाथी गुफा अभिलेख किस राजा के जीवन और कृति ज्ञात होता है? यानी कि जो हाथी गुफा अभिलेख है, इसमें किस राजा के जीवन के बारे में बताया गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका कलिंग राज के बारे में, ठीक है। यानी कलिंग राज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, खेरवाल, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं चंद्रगुप्त के मंत्री का नाम। तो चंद्रगुप्त के जो मंत्री थे उनका नाम आपके सामने हो जाएगा चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है। फिर देखिए, अशोक सम्राट के अधिकांश अभिलोक किस लिपि में है? तो वो बर्मी लिपि में हो जाएंगे, यानी सम्राट जो अशोक थे उनकी जो अधिकांश जो अभिलोक है वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए, वो वर्मी लिपि में हो जाएंगे, ठीक है, सम्राट अशोक के, ठीक है।
फिर देखते हैं कि सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था। यानी सम्राट जो अशोक है वो मगध की गद्दी पर कब बैठा था, तो वो आपके सामने हो जाएगा 273 ईस्वी पूर्व में बैठा था। ठीक है, यानी सम्राट अशोक की गद्दी पर कब बैठा था, तो वो 273 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं 45वां क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन है यूनानी हिंदू शिलालेख के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के भेजे गए थे। तो भेजे गए थे, इसका राइट आंसर आपके सामने होना चाहिए। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि मैगेंस्टिस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं तीसरी जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तीसरी का आपके सामने हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अशोक के समय हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाले शासक कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही, चंद्रगुप्त ने ही डाली होगी मौर्य साम्राज्य की, तो आपको राइट आंसर पता चल गया होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था, वो कौन सा ऐसा मौर्य राजा था जो अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार। ठीक है, यानी कि ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। इन बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इनका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए मगध राजा का पहला ज्ञाता राजवंश था, तो उनका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 50वां क्वेश्चन। देखिए, मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी। तो मगध की जो प्राचीन राजधानी थी गिरिब्रज, यानी इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आश्रम कितने हैं। तो आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये से पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, गणानंद था। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद देखिए किस शासक को डॉक्टर स्मंद में भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए कि मौर्य काल में निर्मित सुंदर झील का जोड़नदर किसके शासनकाल में करवाया गया था। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, फिर इसके बाद फिर देखिए शक शक चित्रप रुद्रदामनी की पुत्री से किस सतवान नरेश का विवाह हुआ था। तो वो होता आपके 3 नंबर का। फिर देख लेते हैं कनिष्क ने कौन से नगर की स्थापना की थी। तो कनिष्क ने कौन से नगर की स्थापना की थी। तो कनिष्क, तो कनिष्कपुर हो जाएगा। ठीक है, यानी कनिष्क ने कनिष्कपुर की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना, नाम से ही आपको जोड़ना है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कनिष्क का जो सर्वप्रथम सर्वमान्य राजरोहण तिथि क्या थी। तो वो हो जाएगी 78 ईस्वी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए कि 57वां वंश का जो शासक था वो कौन था। तो 57वें जो वंश का शासक था वो कौन था। इसको छोटा कर लेते हैं भैया, 1 मिनट। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि कुछ कंफ्यूज हो रही है। ठीक है, अब देखिए सतवाहन वंश का जो शासक था वो कौन था। तो इनका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा शिमुक हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर आपके सामने थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं आपके सामने 59 निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर मनुष्य रूप से बुद्धों की प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य में प्राप्त हुई है। तो वो आपकी कौन सी जगह हो जाएगी, यानी कि निम्नलिखित स्थानों में, यानी कौन कौन से ऐसे स्थल है जहाँ पर मनुष्य के रूप में बुद्धों की प्रथम अंकन का जो मूर्ति साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो कौन सी जगह हुआ। तो ऑप्शन देख सकते हैं, तो मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं आपके सामने 60वां क्वेश्चन दे रखा है। कौन सा दे रखा है, 60 नंबर का। शून्यता का जो सिद्धांत है सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दर्शन से है। तो इनका राइट आंसर भी आपको पता होना चाहिए। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने नागार्जुन। ठीक है, ठीक है, नागार्जुन। फिर आगे देखते हैं संघ संवत का जो शास्त्रपक माना जाता है, तो कनिष्क को माना जाता है भैया।
ठीक है, फिर देखते हैं किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तो वो हो जाएगा आपका कनिष्क का हुआ था। किसके काल में चतुर्थ जो बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था वो कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शासन है जो निम्नलिखित में ऐसा कौन सा शासन है जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो वो हो जाएगा पशुमित्र सुख को। ठीक है, फिर देखिए भारत में निम्नलिखित में से किन इंडिका ग्रीक शासकों ने शासक किया था। भारत में निम्नलिखित में से किन इंडिका ग्रीक शासकों ने शासक किया था। तो वो हो जाएगा उपयोग सभी। उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो कुषाण वंश का हो जाएगा आपके सामने कौन सा हो जाएगा, कुषाण वंश का आपके सामने हो जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ, ये आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका थर्ड ऑप्शन है, ये आपका 2 ऑप्शन दे रखा है इसमें। ठीक है, तो इसको आपको राइट आंसर देखना है। कुनिस कुषाण वंश का शास्त्रक ध्यान रखना आपको, इस 2 नंबर का पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पश्चिमोत्तर शुंग ने किस मौर्य साम्राज्य की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर कब बैठे थे। तो 185 ईस्वी पूर्व में बैठे थे। ठीक है, 185 ईस्वी पूर्व में बैठे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर देखिए चरक के किस राजा की राजवेद थे। तो कनिष्क के हो जाएंगे ये भी। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कनिष्क के समय में मूर्ति काल की कौन सी शैली का विकास हुआ था। यानी कनिष्क के जो समय था उसमें मूर्ति काल में कौन सी शैली का विकास हुआ था। तो कौन सी शैली का हुआ था भैया, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा गंधार शैली का हुआ था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कुषाण राजाओं ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्कों का प्रचलन किया था। तो कुषाण में तो सोना चांदी का, यानी सोना और तांबे का किया गया था। सोना और तांबे का हुआ था। ठीक है, और सबसे शुद्ध जो सोने चलाए थे वो कुषाणों ने चलाए थे। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर देखते हैं कनिष्क के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान था। तो कनिष्क में हो जाएगा आपके सामने नागार्जुन। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, नागार्जुन ऑप्शन में ना, यानी कनिष्क के दरबार में निम्नलिखित से कौन सा विद्वान था। तो नागार्जुन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी आपको ध्यान रखनी है, पुरुषपुर हो जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं गुप्त अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। तो गुप्त जो अभिलेख थे संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, फिर देखिए भारतीय इतिहास का श्रवण काल किसे कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का जो श्रवण काल है वो गुप्त काल को कहा जाता है। यानी भारत का जो इतिहास का श्रवण काल है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम फिर देखते हैं कि गुप्त काल शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो गुप्त काल की जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कि किस राजा को कविराज के रूप से जाना जाता है। तो राजा भोज को जाना जाता है। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा राजा था, किस शासक को कविराज के रूप से जाना जाता है। तो राजा भोज इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना तो वो की गई थी हरिश्चंद्र ने की थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 78वां क्वेश्चन, भारत का एक्सपियर किसे कहा जाता है। तो कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपके कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। तो विशाखा दत्त में मिलता है। यानी किस ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। तो विशाखा दत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने नंदला विश्वविद्यालय के किस शासक के काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। यानी कि नंदला विश्वविद्यालय के किस शासक के काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष। ठीक है, यानी कि नंदला विश्वविद्यालय के किस शासक के काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। तो ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, हर्ष इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आपके सामने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था। यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से कौन नहीं था, यानी नवरत्नों में से कौन नहीं था इनमें। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास नहीं था। ठीक है, फिर देखिए विक्रमादित्य की जो उपाधि किसके शासन ने धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विक्रमादित्य की काल में से उपाधि मिली थी। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं गुप्त संवंत का जो प्रारंभ है किस में हुआ था। तो 320 ईस्वी में हुआ था। फिर देखिए आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीन यात्री भारत आए थे। तो फैन आए थे, आप सभी जानते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ठीक है, फिर देखिए मेहरोल का जो लोया स्तंभ लेख किस
भारतीय राजा से संबंधित है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। ठीक है, ठीक, चंद्रगुप्त को ही तो विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था, तो तक्षशिला में हुआ था। बिंदुसार के शासन काल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था, तो तक्षशिला में हुआ था। ठीक है, फिर आगे देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात सबसे योग्य गुप्त शासक था, तो स्कंदगुप्ता भैया। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात सबसे युक्त गुप्त शासक कौन सा था, तो स्कंदगुप्त था वो। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पश्चात है सबसे योग्य गुप्त शासक कौन सा था, स्कंदगुप्त था वो। फिर देख लेते हैं आपके सामने, आर्यभट्ट गुप्त काल का प्रसिद्ध था, तो विज्ञान और गणित से हो जाएगा। ठीक है, संगम कालीन समाज के बारे में क्या सही है, तो संगम काल के बारे में सभी बातें सही है। संगम काल के ब्राह्मणों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था और पांडव शासकों के राज्यकाल में 30 संगीत संपन्न हुए थे, इस युग के उल्लेखन करते में। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बादमा का जो चुकुलिय का शास्त्रपक कौन था, तो वो हो जाएगा पुलकेशन प्रथम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए सहनाम का लेखक कौन था, तो सहनाम हो जाएगा फिरदौस। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके सामने हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, चुकुले वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो पुलकेशन द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, गुर्जर परतियार वंश का शासक कौन था, तो नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, परतियार वंश का वास्तविक शासक कौन था, मेहर भोज था। ठीक है, फिर आगे देखिए, परमार वंश का सबसे सक्षम शासक कौन था, तो ये हो जाएगा आपके सामने भोज हो जाएगा। फिर देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो नरसिम्हा वर्मन प्रथम हो जाएंगे। फिर आगे देख लेते हैं, चोल मंदिर स्थापित कला का प्रमुख लक्षण क्या है, तो विमान हो जाएगा। और चोल शासन का अंतिम किसने किया था, तो ये हो जाएगा मलिक गफूर। चोल शासनों का जो अंत किसने किया था, तो मलिक गफूर हो जाएगा। और पल्लव वंशों का आदि पुरुष कौन था, तो ये हो जाएगा आपके सामने सेकंड नंबर का राइट आंसर। इसके बाद देखिए, चोल वंश का राष्ट्रपति कौन था, तो विजयाल। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में आपको करवा दिया, आगे के 150 क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, अगर इसमें रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो। ठीक है, इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे देख लेना। तो इसकी क्लास यहीं खत्म करते हैं।